Hello children, let's start with the first chapter of civics, the post-World War political developments. Let's revise. In the civics textbooks till now, we have studied local self-government institutions, India's constitution and our political system or the governmental structure. हमने अभी तक क्या चीजें पढ़ी हैं? हमने अपने सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द इंडियाज रिलेशन विद द वर्ल्ड. अब हम क्या देखेंगे? अभी तक हमने खुद की कंट्री के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे हमारा रिलेशन दूसरे बाकी के देशों के साथ कैसा है, बाकी की दुनिया के साथ कैसा है. You must have understood world geography through the study of geography. हम अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है ज्योग्राफी में. You must have become familiar with the global historical events through the study of history. Now, through the study of political science, we are going to study India's relation with the world and some major global issues. तो हम क्या देखेंगे? इंडिया के बाकी के वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशन है और कुछ मेजर ग्लोबल इश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे. We are dependent on the different persons, institutions and organizations in the society for different reasons. हमारे कैसे है कि आसपास के दूसरे लोगों, दूसरे कंट्रीज से कुछ रिलेशंस है अलग अलग रीजंस की वजह से. Our social life is interdependent and mutual cooperation has a very important place in it. तो हमारी सोशल लाइफ क्या होती है? इंटरडिपेंडेंट होती है. हमेशा हमको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और उसके लिए बहुत और क्या है? म्यूचुअल कोऑपरेशन. मतलब अगर हम मिलजुल के रहेंगे, जैसे मुझे जो चीज की जरूरत है वो मैं आपको दे दूं, आपको जो चीज की जरूरत है वो मैं आपको दे दूं और मुझे जो चीज की जरूरत है वो आप मुझे दे दो. अगर ऐसे हम म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तभी हम ठीक से जी पाएंगे. जस्ट एज it is true about individuals and society, it applies to different nations as well. तो ये चीज सिर्फ हम इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, मतलब एक सिंगल इंसान के लिए नहीं, ये बड़े लेवल पे नेशंस के लिए और सोसाइटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम मिलजुल के रहें और एक दूसरे की जरूरतों के लिए उनको हेल्प करें. So it applies to different nations as well. There are many independent nations in the world like India. Some exchanges and interactions goes on between them constantly. तो हमारे ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, बट उनका भी दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ एक्सचेंज चलता रहता है, कुछ लेना देना चलता रहता है कि हम उनसे कुछ चीजें खरीदते हैं और हम अपनी कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं. These independent states also enter new treaties with each other. क्या होता है कि ये लोग कुछ आपस में कुछ एग्रीमेंट्स साइन करते हैं, कुछ नए ट्रीटीज साइन करते हैं. A system of all these independent sovereign states come up. We call it international system. तो हम इसको international systems बोलते हैं जहाँ कुछ countries आपस में कुछ agreements बनाते हैं. Let us know some features of this international system. तो हम ये international system के कुछ features देखेंगे. Interdependence. All the countries of the world are interdependent on each other for one reason or the other. तो हमारे पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज के लिए. However big, prosperous and developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. तो भले कितना भी बड़ा नेशन हो, कितना भी बड़ा कंट्री हो, बट वो हमेशा सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता. उनको कभी ना कभी किसी दूसरे कंट्री की जरूरत जरूर पड़ेगी. Even big nations have to be dependent upon other big and small nations. तो कितने भी बड़े कंट्रीज हो, उनको दूसरे छोटे बड़े कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ लेना देना करना ही पड़ता है. वो लोग हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते पूरी तरह. Thus, interdependence is an important feature of the international system. That is today's global system. तो आजकल का ग्लोबल सिस्टम क्या है कि हाँ, सारे कंट्रीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी. तो
nation has policies about its international dealing. तो हर कंट्री के अपने कुछ पॉलिसीज होते हैं इंटरनेशनल डीलिंग्स के लिए, मतलब दूसरे देशों से कुछ लेना देना करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए. As also about its relation with the other nations. Such a policy is called the foreign policy. We are going to study India's foreign policy in detail in the next chapter. तो हर कंट्री की अपनी कुछ इंटरनेशनल पॉलिसी होती है जिसको हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं, और हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. बैकग्राउंड. द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे हैज बीन शेप्ड थ्रू मेनी इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स. अभी हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें बहुत सारे इवेंट्स और डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से अभी ये जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में हम इवॉल्व करते हैं, काफ़ी सारी इवेंट्स की वजह से हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं. हेंस वी नीड टू गो बैक टू द हिस्ट्री इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टुडेज वर्ल्ड. तो अगर हमको आज की दुनिया समझनी है तो हमको पीछे जाके हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि अभी जो भी सिस्टम है वो किस वजह से बनाए गए हैं या अभी जो भी चल रहा है वो क्यों हो रहा है. We know that 2 world wars were fought in the last century. मतलब पिछले 100 years में 2 world wars हुए थे, ये हम सब जानते हैं. These were the most important events in the world in that century. तो उस सेंचुरी में क्या हुआ था कि ये 2 सबसे बड़े most important events थे. The world completely changed because of them. इसकी वजह से पूरी दुनिया में काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस आए हैं. The new currents of thoughts emerged. Let us understand what else happened due to the world wars. First World War. The First World War was fought between 1914 and 1918. The major countries of Europe took part in it. क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? कब से कब तक हुआ था? 4 years तक चला था, 1914 से लेके 1918 तक. और बहुत सारे मेजर कंट्रीज ने और यूरोप के बहुत सारे मेजर कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था. यूरोप हैड अ वेरी सेंट्रल प्लेस इन द इंटरनेशनल एंड ग्लोबल सिस्टम एट दैट टाइम. वो टाइम पे यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था ग्लोबल सिस्टम में. द वॉर कॉज्ड अ ट्रेमेंडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो क्या हुआ? वॉर की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ लाइफ में और प्रॉपर्टी में. The countries which joined the war suffered tremendous economic losses. तो जो भी कंट्रीज ने वॉर में हिस्सा लिया था उनके बहुत बड़े बड़े मतलब फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं. उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम खराब हो गई वॉर के बाद. Even the countries which did not join the war were impacted by the war. The economies of the victorious as well as losing countries collapsed. तो क्या हुआ कि कुछ जो कंट्रीज ने वॉर में हिस्सा नहीं लिया था उन पे भी ये वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट हुआ है, और भले वो कंट्री वॉर में जीती हो या हारी हो, सबकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई. सो द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? The Allied powers and the Central powers. The Allied powers कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका. और सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की एंड बल्गेरिया. At the end of the First World War, all the nations felt that such a war should not happen again. And some measures need to be taken to achieve that end. तो क्या हुआ कि क्योंकि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई और सबका बहुत सारा लॉस हुआ, तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसे वॉर दोबारा कभी नहीं होने चाहिए, और उन्होंने कुछ मेजर्स लिए ताकि ये चीज दोबारा रिपीट ना हो. An international organization called the League of the Nations was established out of this thinking. तो फिर उन्होंने क्या किया? सबने मिलके एक League of Nations करके एक organization बनाई. It became an important platform to solve international disputes and carry out the negotiations. तो हमारे जो भी बड़े लेवल पे कंट्रीज के आपस में disputes होते हैं या कुछ negotiations होते हैं, तो उसमें League of Nations का बहुत important role होता है. The main responsibility of the League of the Nations was understood
टू बी अवॉइड वॉर। तो क्या होता था कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल लीग ऑफ द नेशंस का ये था कि कुछ भी हो जाए दोबारा वॉर नहीं होना चाहिए। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजर चेंजेस केम अबाउट इन यूरोप एंड आउटसाइड यूरोप। तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे मेजर चेंजेस आए यूरोप में और यूरोप के बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर एम्पायर्स इन यूरोप कोलैप्स्ड एंड न्यू नेशंस केम इनटू बीइंग। तो क्या हुआ कि बहुत सारे कुछ रीजन्स, कुछ एम्पायर्स कोलैप्स हो गए और बहुत सारे नए नेशंस भी डेवलप हुए। केम इनटू बीइंग मतलब नए नेशंस आए। Many European countries that had their colonies in the continents of Africa and Asia. बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के कुछ कॉलोनीज कहाँ थे, अफ्रीका में और एशिया में। The movement for independence started in these colonies. तो क्या हुआ, ये कॉलोनीज मूवमेंट्स ये अपना इंडिपेंडेंस चाहते थे, तो उसके वजह से उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करना शुरू की जिससे वो बताना चाहते थे कि अब हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। सो लीग ऑफ द नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू एस्टैब्लिश पीस, बट इट डिड नॉट सक्सीड एट प्रिवेंटिंग द वॉर। क्या हुआ, तो लीग ऑफ द नेशंस इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया में शांति रहे और दोबारा कभी वॉर ना हो, बट क्या हुआ कि वो अपना काम पूरी तरह नहीं निभा पाए और वो पीस एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। ऑटोक्रेटिक रेजिम came up in Germany, Italy, Spain and other countries. All these developments culminated in the Second World War. तो क्या हुआ, कुछ ऑटोक्रेटिक रेजिम्स स्टार्ट हुए हैं कहाँ, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड अदर कंट्रीज में, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। Second World War. The Second World War was fought between 1939 to 1945. कब से कब तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 6 years तक चला, 1939 से 1945 तक। It proved to be far more destructive than the First World War. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। Not only was it more widespread than the First World War, मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। बट ऑल्सो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वॉज एम्प्लॉयड इन दिस वॉर। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था क्योंकि बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी तब तक आ चुके थे। कंट्रीज विच टुक पार्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वंस अगेन फेस्ड सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे उनका एक बार फिर से बहुत ज्यादा उनको इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस करने पड़े। कंट्रीज इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे? एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना, अमेरिका, एंड एक्सेस पावर्स जर्मनी, जापान, इटली। अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का एक बहुत मेजर रोल था। इट हैड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। In order to end the war, it dropped 2 nuclear weapons on 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, on 6th and 9th August 1945 respectively. तो क्या हुआ कि ये अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और उन्होंने 2 न्यूक्लियर वेपन्स जापान में गिराए थे, जापान के 2 सिटीज में, एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में। कौन कौन से डेट्स को? एक 6th और एक 9th अगस्त को 1945 में। The Second World War ended with the defeat of Germany in Europe and of Japan in Asia. तो वर्ल्ड वॉर कैसे कब खत्म हुआ? जब जर्मनी हार गई यूरोप में एंड जापान इन एशिया, जापान की हार हुई एशिया में। Among the many events that took place in the world after the Second World War was being of the Cold War.
1945 to 1991 is the period of the Cold War. तो क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत टाइम तक कोल्ड वॉर चला. अभी हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर क्या होता है और क्या था. Cold War. America and Soviet Union were who were allies in the Second World War became competitors as soon as the war got over. तो क्या हुआ, वॉर खत्म होने के बाद भी ये लोग आपस में एक दूसरे को कॉम्पिटिटर्स समझते थे. द कोऑपरेशन बिटवीन देम गेव वे टू राइवलरी. लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए. These rivalry occupied a period of 40 to 45 years of international politics. तो इनकी राइवलरी 40 to 45 years तक चली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. There was no open war, but between these two countries, but there was such tension in the relations that it seemed that the war would erupt any time. तो क्या हुआ, कोई भी ओपन वॉर नहीं हुआ था आपस में इन लोगों का. ऐसा नहीं है कि लड़ाई करने लग गए थे या युद्ध लड़ने लग गए थे, बट जो सिचुएशंस थी उनको देख के ऐसा लगता था कि कभी भी वॉर हो सकता है. The concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war, but there are such tensions in the circumstances that may be responsible to cause war. देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर किसको बोलते हैं. कोल्ड वॉर ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जब एक्चुअल वॉर नहीं होता है, बट आपस में टेंशन इतने होते हैं कि उसकी वजह से कभी भी एक्चुअल वॉर हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर. इन दिस पीरियड अमेरिका वॉज ऑलरेडी अ सुपर पावर, बट द सोवियत यूनियन ऑल्सो ट्राइड टू बिकम अ सुपर पावर बाय मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स and by increasing the military might. तो क्या हुआ कि अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर था, बट सोवियत यूनियन जो थे वो भी सुपर पावर बनना चाहते थे. तो उन्होंने सुपर पावर बनने के चक्कर में क्या किया कि उन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया, मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाया. द स्ट्रगल फॉर पावर, आर्म्स रेस, differences in ideologies, attitude of checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to the Cold War. तो क्या हुआ कि ये लोग हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज प्लान करते रहते थे कि कैसे वो एक दूसरे को डिफीट कर सकते हैं या नीचा दिखा सकते हैं. तो उनका बहुत सारा एनर्जी, लोग और पावर इसी चीज में गया काफी सालों तक. इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर. तो अभी कोल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है ना. क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर्स क्रिएटेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस. कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों भी सुपर पावर्स ने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनाए. द रिस्पेक्टिव सुपर पावर्स टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the security of the countries joining the military organizations led by them. तो इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम अपने मिलिट्री को सेफ गार्ड करेंगे. NATO, North Atlantic Treaty Organization, was the military organization under the dominance of America, while Warsaw Pact was the military organization under the command of Soviet Union. ये लोग ने ऐसे अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जो उनकी मिलिट्री की रक्षा करेंगे, या मतलब दे विल मेक श्योर दैट देयर मिलिट्री इज सेफ एंड दे गेट एवरीथिंग दैट दे वांट. बाइपोलरिज्म ऑफ द वर्ल्ड. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जॉइंड ईदर ऑफ द टू सुपर पावर्स ब्लॉक्स. तो क्या हुआ कि दो टीम्स बन गए पूरे दुनिया में. तो कुछ कंट्रीज ने अमेरिका का साथ दिया और कुछ कंट्रीज ने यूनियन सोवियत का साथ दिया. Such a division of the nations of the world in two groups is bipolarism. तो ये जो पूरी दुनिया दो पार्ट्स में बट गई, इसको हम बोलते हैं bipolarism. The scope of the Cold War increased due to this. तो क्या हुआ कि ये ग्रुप्स, कंट्रीज के ग्रुप्स में डिवाइड होने की वजह से कोल्ड वॉर का स्कोप और ज्यादा बढ़ गया. The sphere of tension spread. तो इससे क्या हुआ, दुनिया में टेंशन और बढ़ गई.